अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ख़बर और तजिया के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुज़म्मिल सरवर्दी के इस शो में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त चोलिस्तान के सहरा में मौजूद हूँ। शायद मेरे इर्द गिर्द की ग्रीनरी और जानवर देख के आपको ये ना लगे कि मैं किसी सहरा में हूँ, लेकिन SIFC के इस ख़ुसूसी प्रोजेक्ट के तहत चोलिस्तान के सहरा को न सिर्फ ग्रीन कर दिया गया है, सरसब्ज़ कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर जानवरों की अफजाइश भी शुरू कर दी गई है। वैसे तो हम कहते हैं कि सहरा में सिर्फ जो है ऊँट होता है और ये जो सहरा के ख़ुसूसी जानवर होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि सहरा के वो जानवर जो सहरा के जानवर नहीं हैं, वो भी अब चोलिस्तान के सहरा में आबाद हैं। वो यहाँ पे उनकी आबादकारी भी है, यहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन भी है, और वो बड़ी साइंटिफिक रिप्रोडक्शन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश साहब, जो इस सारे रिप्रोडक्शन के और इस सारे अमल को देख रहे हैं, जिन्होंने इस सहरा को थोड़ा सब्ज़ भी किया है और थोड़ा ज़िंदा भी किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले ये सारा सहरा जी, टिब्बे थे, रेत थी, ज़िंदगी कोई नहीं थी, जी। जानवर भी नहीं था, जी। सांप होते होंगे। जी बिल्कुल हैं? तो पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ करा दूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दानिश सालेही हूँ, और जैसे आपने बताया ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोलैबोरेशन में SIFC और GCLI के साथ, और मैं CEO हूँ डेजी प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि इन दोनों इदारों के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो हमारा एक अहम मिशन यहाँ पर ये था कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बिल्डिंग से भी ऊंचे टीले होते थे, और मतलब 2 साल पहले, और हमारा एक अहम मिशन यहाँ पर ये था कि जो गैर आबाद पाकिस्तान की ज़मीन है उसको आबाद किया जाए। तो मैं अमेरिकन बेस था, मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आया, और SIFC और GCLI से कोलैबोरेशन में हम ये काम कर रहे हैं। इसका अहम मकसद ये है कि ना सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें लाइफ स्टॉक, मॉडर्न लाइफ स्टॉक और मॉडर्न एग्रीकल्चर दोनों एक साथ मिलकर हम इसको यहाँ पर कितनी यकीनी लैंड बनाएं। है जो आपने ये सारा? यहाँ पर हमारे पास 4200 एकड़ है, और टोटल हम तकरीबन कोई 6500 एकड़ पाकिस्तान में सराई ज़मीन पे काम कर रहे हैं इस वक्त। 6500 एकड़ सहरा को आप ग्रीन कर रहे हैं, आबाद करने और पर। हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, जी। यहाँ आपने 4500 एकड़ को जी, बिल्कुल। आबाद किया है। जी, जी। अच्छा, अभी वो ग्रीन वाली बात अगले शो में कर लेते हैं, पहले जी। जानवरों वाली बात कर लें। जी बिल्कुल। क्योंकि सहरा में आपने ये जी। इंटरनेशनल ब्रीड्स के जानवर जी। इकट्ठे किए हैं, जी। तो ज़रा बताएं ये क्या आप नया लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में या इस सहरा में ले आए हैं? जी देखें, जैसे मेरी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो जेनेटिक्स की हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपना PhD किया जेनेटिक्स में, और मैं भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ, वहाँ पे जेनेटिक्स की तालीम और रिसर्च भी करता हूँ। तो जब मैंने पाकिस्तान में नज़र दौड़ाई तो पाकिस्तान एनिमल और प्लांट जेनेटिक्स में बहुत पीछे है, और इतना पीछे है कि हम अभी तकरीबन 4 से 5 डेकेड्स पीछे हैं, और इसी वजह से हमारी जो एनिमल की मीट की प्रोडक्शन की कॉस्ट है और जो मिल्क की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप इसकी मिसाल मैं ज़रा इसको सादा लोगों को जी। बताऊं। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा देसी जानवर है जी। वो दूध कम देता है, जी। जिसकी वजह से दूध महंगा पड़ता है, जी, बिल्कुल। और हमारा जो जिसका गोश्त जानवर का हम खाते हैं उसका वेट भी कम है, जिसकी वजह से पर किलो वज़न जो हमें कीमत है वो भी ज़्यादा पड़ती है। जी, और दुनिया में जो जानवर हैं वो दूध भी ज़्यादा देते हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ गोश्त भी सस्ता है और दूध भी सस्ता ऐसे ही है। है, तो हम पाकिस्तान की ये दोनों खामियां हैं लाइफ स्टॉक में। अब इन दोनों खामियों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, तो उसमें जो सबसे इसी बात को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कि अगर आप मीट की बात करते हैं, यानी गोश्त की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तानी आम जानवर है उसको तकरीबन आप समझें कि 15 से 16 महीने लगते हैं कि वो 300 किलो का हो जाए। और वो आप ये बड़े जानवर की बात करें, बीफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप हमारे पास जैसे जानवर खड़े हुए हैं, हमने जो ख़ास अमेरिका से जानवर मंगाए हैं वो तकरीबन कोई 6 से 7 महीने में 300 किलो के हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि तकरीबन 10 महीने का खुराक का डिफरेंस है। आप 10 महीने एक जानवर को इजाफी खुराक खिला रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो पाकिस्तान में जो हमारा देसी जानवर है उसका भी जो हर्ड का एवरेज है, उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन का एवरेज है वो तकरीबन कोई 6 से 7 लीटर होता है दूध का। 6-7 लीटर एक वक्त में देती है? दोनों वक्त का मिला के। भैंसों में तो 2 वक्त का भी मिला के ऐसा होगा। तो और जो आपके बाहर के जानवर होते हैं वो
35 लीटर, 40 लीटर, 50 और 60 लीटर तक भी जाते हैं। तो अब आप देखें कि अगर आपको देसी जानवर के आपको 10 बछड़ियाँ रखनी पड़ेंगी कि आप एक जानवर से उतनी प्रोडक्शन लें बाहर के जानवर से। ये बाहर तो का लोगों ने जानवर इंपोर्ट किए हैं ना इसलिए। जी, जी, लेकिन हम बड़े बड़े डेयरीज में इंपोर्टेड जानवर देखते हैं। जी, जो बड़े बड़े डेयरीज के जो जानवर वो इंपोर्ट करते हैं उनमें 3-4 मसले हैं। पहला तो मसला ये है कि वो भी बेस्ट जेनेटिक्स अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगाते, वो भी वो एवरेज जेनेटिक्स मंगाते हैं कि वो 30 लीटर तक जाती है। दूसरी बात ये है कि आप जो विलायती जानवर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सूए 5 सूए के बाद वो फारिग हो जाता है। मतलब 4-5 बच्चे देता है। एक आप ऑस्ट्रेलियन काऊ लाएं, अमेरिकन काऊ लाए, वो यहाँ पर 4-5 बच्चे देगी, उसके बाद वो और बच्चे नहीं देगी और दूध देगी और उसकी एवरेज जो वर्केबल एज है वो इतनी बनती है। और तीसरी बात ये है कि उसके लिए आपको बहुत स्पेशल शेड चाहिए, आपको स्पेशल डाइट चाहिए, आपको स्पेशल पंखे चाहिए, आपको उसके लिए स्पेशल शावर चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आम फार्मर तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो हमारा एक अहम मिशन है जो हम SIFC और GCLI के साथ मिलकर डेजी प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, वो उसका एक अहम मिशन ये है कि हमारी नेशनल हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो उसमें हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम अपनी जो नस्ल है चोलिस्तानी नस्ल और साहिवाल की नस्ल उस पर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं और इसमें उमूमन जैसे मैंने आपको बताया हमारी चोलिस्तानी नस्ल अगर 6 से 8 लीटर दूध देती है तो हमने ऐसी चोलिस्तानी गायें आइडेंटिफाई की हैं जो 10 लाख में सिर्फ 50 या 60 हैं जो कि 30 लीटर और 35 लीटर तक जाती हैं। अच्छा, वो रह कम गई हैं लेकिन वो मौजूद हैं, उनकी नस्ल बहुत कम रह गई है। तो मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैंने खुद अपने ज़ाती ख़र्चे से एक कंपटीशन को फंड किया और उसमें हमने 80 फार्मर्स को बुलाया, उनके 3 दिन उनकी गायों की चुवाई हुई और 3 दिन गायों की चुवाई के बाद जो बेस्ट उसमें से गाय निकली उसको मैंने इनाम भी दिया और साथ में उन गायों को फिर हमने उसकी हिफाजत और उसकी अफजाइश के लिए हमारा जो जदीद एम्ब्रियो का प्रोग्राम है उसके तहत। अच्छा, वो क्या करते हैं? मतलब अब आपने जैसे एक अमेरिकन गाय और बुल मंगा लिया, जी जी जी, तो वो भी 4-5 बच्चे ही देगा? जी जी बिल्कुल। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करते हैं? जी जी देखें, उसमें हम ये करते हैं कि या तो चोलिस्तानी गाय के मैंने आपको बताया कि ऐसी गायें हमने आइडेंटिफाई की हैं जो कि 30 लीटर तक दूध देती हैं। दूसरा ये कि हमने भी जो अमेरिका से जो हमने फ्रीजन गायें मंगाई है वो ऐसी गायें हैं जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। वो हमारा मेरा ख़ास एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसके तहत वहाँ के प्रोफेसर्स ने हमें वहाँ की एक स्पेशल ब्रीड दी है हॉलिस्टीन फ्रीजन की जिसके अंदर बाल नहीं होते और वो चोलिस्तान की गर्मी में आप देख सकते हैं ये जो गायें हैं उमूमी तौर पे ये इसको फ्रीजियन गायें कहते हैं और ये आम फार्म पे अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पे आपको शावर्स भी नज़र आएंगे, वहाँ पे पंखे भी नज़र आएंगे, लेकिन ये ख़ास ब्रीड है जो अमेरिका से आई हुई है और इसमें आप देखेंगे इसमें बाल बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं, इसको गर्मी कम लगती है। इसके अंदर एक ख़ास सलाहियत है जिसको हम स्लिक की सलाहियत कहते हैं जिसके तहत इसको गर्मी कम लगती है और ये पाकिस्तान की पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी भी फार्म पर ये गायें यहाँ पर पाकिस्तान में आई हैं। तो ये गायें आम गर्मी के अंदर भी 40 लीटर दूध देती है। इनकी माएँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये इनकी माएँ आम गर्मी के अंदर 40 लीटर दूध देती हैं। इनको कोई पंखा और कोई इनको शावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, जो मैंने बहुत सारे ऐसे डेयरीज देखे हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन गायें हैं तो फिर बेचारे AC भी ला रहे हैं, उन्होंने AC भी लगा रहे हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी तो देखें, हमारे पास हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी दूध देने वाली गायें हों जो कि ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी दे सकें और आम फार्मर जो है बग़ैर पंखे बग़ैर शावर के उनको रख भी सकें। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारी एक 2 तरफ़ा एक कोशिश है कि एक तो ऐसी गायें मंगाई जाए बाहर से जिनके अंदर एक खुसूसी सलाहियत मौजूद है, वो पाकिस्तान में पहले से पहले नहीं ठीक है, आपने मंगा ली, वो यहाँ रह रही हैं जी। अब इनकी ब्रीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो एक जदीद एम्ब्रियो का प्रोग्राम है और वो टेक्नोलॉजी हम ख़ास एक अमेरिका से लेकर आए, उसमें इस तरीके से है कि अगर एक गाय उमूमी तौर पर साल में एक बच्चा देती है, जैसे ये अमेरिकन गाय हमने मंगाई है, बहुत महंगी मंगाई है, लाखों रुपयों की आई है, तो एक गाय से एक बच्चा ले सकते हैं। तो वो एक बच्चा जो है वो तो हमारे फार्म की भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। तो हम ये करते हैं कि इसमें हर 15 दिन इस गाय में से हम अंडे निकालते हैं और इसी के ही नस्ल की गाय का, इसी नस्ल की बैल का लेते हैं
اور اس بیل کا ہم سیمن لے کر اپنی لیب میں اس کے ٹیسٹ ٹیوب میں ایمبریوز بناتے ہیں. وہ جو 7 دن کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر ہم ایک عام وہ 7 دن کا بچہ آپ ایک مشین میں مشین میں بنا کر ہم ایک عام گائے میں پاکستانی گائے میں ایک عام پاکستانی گائے میں رکھتے ہیں جو جسے سیروگیشن کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں انسانوں میں بھی سیروگیٹ مدرز ہیں. جی. اچھا, اس میں مختلف کمپنیز باہر بھی کام کر رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں جو خصوصی ٹیکنالوجی ہے جو ڈیزی کے پلیٹ فارم سے اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایمبریوز بناتے ہیں وہ ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں. اور فریز کرنے کے بعد وہ 50 سال فریز رہیں, 60 سال فریز رہیں, سیلیبل بھی ہیں. وہ ہم اپنے ٹینک میں فریز کر کے فارمرز تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کا وہی سکسیس ریٹ ہوگا جو کہ آپ اگر کوئی فریش ایمبریو بنا کے ٹرانسفر کریں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایک کپل اگر آپ امریکہ سے لائے ہیں, جی, ایک امریکن بل ہے, ایک امریکن کاؤ ہے, جی, تو اب آپ اس سے ایک سال میں کتنے بچے لے رہے ہیں؟ ہم کم از کم 20 بھی لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 100 سے بھی زیادہ ہم ایک گائے سے بچے لے سکتے ہیں. ابھی تک آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ ابھی ہمارا جو ریکارڈ ہے ایک چولستانی گائے سے ہم نے جو بہت ہائی پروڈکشن والی گائے ہیں اس میں ہم نے ایک وقت میں 20 بچے لیے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس سے آپ سال میں 100 سے بھی زیادہ بچے لے سکتے ہیں. تو دس مینس اس نسل کے 100 بچے ایک سال میں آ جائیں گے. بالکل جی, بالکل. جو ویسے ممکن نہیں ہے. بالکل ویسے بھی. اور یہ جو آپ امریکن کپلز کی سیروگیشن کرا رہے ہیں, اب آپ کو میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس میٹ کی بریڈز کے بچے آلریڈی موجود ہیں. تو یہ بچے آپ دیکھیں, یہ جو وائٹ والے ہیں, جی, یہ سارے جو ہے یہ امریکن, ان کی مائیں بھی امریکن ہیں, ان کے باپ بھی امریکن ہیں. اور اب آپ یہ جو مویشی کا کام کرتے ہیں لوگ, آپ ان بچوں کو اگر آپ دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بچے بہت خاص بچے ہیں. ان کے آپ کان دیکھیں, ان کی بناوٹ دیکھیں, ان کی آپ ٹانگیں دیکھیں, مضبوط ٹانگیں دیکھیں. اب یہ ماشاءاللہ 1.5 مہینے کے اندر تقریباً 100 کلو سے زیادہ ان کا وزن ہو چکا ہے. وہ جو براؤن والا بچہ ہے وہ تقریباً 3 مہینے کا ہے اور وہ آلریڈی تقریباً 200 کلو تک پہنچ چکا ہے اس کا وزن. تو یہ جو ہمارا یہ جو ایک خاص نسل ہے, یہ پاکستان کی میٹ کے لحاظ سے اس کی ضرورت بھی ہے کہ یہ 6 مہینے میں اگر یہ بچے 300 کلو کے ہو جاتے ہیں, برعکس اس کے کہ ہمارے جو لوکل جانور ہیں ان کو 16 سے 17 مہینے لگتے ہیں. تو یہ جانور جو ہے نا گوشت کی پیداوار کے لیے بہت اس میں مفید ہے ہمارے پاکستان کے لیے. تو یہ تو ابھی تو آپ نے سمجھے اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا؟ نہیں جی, ہمارے پاس آلریڈی تقریباً ہم اسی سال ہم نے کوئی 5000 سے زیادہ ایمبریوز بنائے ہیں اور کوئی 100 سے زیادہ ہمارے پاس پریگننسیز کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ پائلٹ فیز سے آگے جا چکے ہیں. اس میں بہت سارے ہمارے بچے پیدا ہو کر ہم نے فارمرز کو ڈلیور بھی کر دیے ہیں. یہ سارے بچے بکے ہوئے ہیں. اور یہ عام فارمرز کو انہوں نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں اور کچھ فارمرز اپنے جو بچے ہیں وہ لے کے جا بھی چکے ہیں. تو یہ پورا عمل ہوتا رہتا ہے. بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, وہ فارمرز آتے ہیں, اپنے بچے لے جاتے ہیں پھر اور وہ اپنے پاس پھر اس کی افزائش کرتے ہیں. تو اب یہ جو امریکن بچے ہیں, جی, ان کی آگے بریڈنگ سے جو بچے آئیں گے وہ امریکن ہی ہوں گے؟ جی, اگر ان کی مائیں بھی ان کے ساتھ ہوں امریکن تو پھر ساری ہی ان کی ہوں گی. تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ بچیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کی جو بریڈ ہوگی وہ پیور امریکن ہی ہوگی. تو آپ ان کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ان کی جو ہے کرنا ان کی بریڈ خراب نہیں کرنی ہے؟ جی بالکل, ہم ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے جو لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہدایت دیتے ہیں کہ امریکہ میں بھی سارے بلز اچھے نہیں ہوتے. ہمارے پاس چونکہ میں ایک امریکن یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہوں, تو اس لحاظ سے میں نے جو امریکن بلز منگائے ہیں وہ امریکہ کی برہمن کی پاپولیشن بھی ٹاپ 1% ہے. آپ اس کو اس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو بچے ہیں, برہمن کی جو پاپولیشن ہے وہاں پر ہر طرح کا جانور ہوتا ہے. جیسے آپ قربانی کی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے کا بھی بچہ ملتا ہے, 2 لاکھ کا بھی ملتا ہے, 10 لاکھ کا بھی ملتا ہے, 20 لاکھ کا بھی ملتا ہے. ہم نے وہاں پہ الحمدللہ جو امریکہ کی بھی برہمن کی ٹاپ موسٹ بریڈ ہے جو آپ کو دکھائیں گے بھی, اس کا بھی 1%, ٹاپ 1% ہم نے پاکستان نے بلایا ہے. تو اگر آپ پر پاکستان کی ڈیمانڈ تو کروڑوں جانور کی ہے نا, تو اس سے یہ جو ابتدا ہے اس سے ہم ہر سال تقریباً کوئی 10,000 بچے ابھی بنا سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں یہ 30 سے 40 ہزار تک ہم بنا سکیں گے انشاءاللہ. اس ایک فارم سے, اسی فارم سے انشاءاللہ, اسی فارم سے سال کے 30-40 ہزار. بالکل جی, انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر. بالکل جی. تو پھر چلیں کچھ امپورٹڈ ہمیں دکھائیں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ امپورٹڈ جانور دیکھتے ہیں. بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन डॉक्टर दानिश साहब मेरे साथ ही हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये किस जानवर के पास ले आए हैं? जी, आपने बड़ा ब्रेक से पहले एक अच्छा सवाल किया था कि ब्राह्मण में भी अगर बाप का सीमन इस्तेमाल करना हो तो कौन सा सीमन हो। देखें, ब्राह्मण में ये एक ब्राह्मण नस्ल का बुल है और ब्राह्मण जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, ब्राह्मण अमेरिका से भी आते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन से वैसे आते हैं वो वैसे ही, जैसे आपको मिसाल देता है, मंडी में जाएँ तो लाख वाला भी मिलेगा आपको जानवर, आपको 20 लाख वाला भी मिलेगा। ये जो ब्राह्मण है ये अमेरिका का टॉप 1% है। इसका बाप भी ग्रैंड चैम्पियन रह चुका है, इसका दादा भी ग्रैंड चैम्पियन है। यानी कि ब्राह्मण में अमेरिका की जितनी भी पॉपुलेशन है ये टॉप 1% है मीट गेन के लिहाज से। इसने पैदाइश से लेके 6 महीने तक कोई 330 किलो वजन गेन किया। अभी इसका क्या वजन होगा? अभी तो इसका जो है ना 1000 किलो से ज़्यादा है। और ये कितनी उम्र है इसकी? और इसकी अभी तकरीबन आप समझें कि 2 साल के लगभग उम्र है इसकी। 2 साल में ये 1000 किलो से ऊपर हो गया। और हमारा जो पाकिस्तानी 2 साल में 400 किलो पे आएगा? नहीं जी, पाकिस्तान का 2 साल में वो 300 किलो पर आ जाए तो बड़ी गनीमत बात है, 300 साढ़े 300 किलो का। और ये 2 साल में 1000 किलो पे तो और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है उसमें जो स्लॉटरेबल वेट होता है वो 300 किलो होता है। तो आप अब थोड़ा सा इसकी मैथ को समझें कि अगर एक जानवर 6 महीने में 300 किलो का हो रहा है, 300 प्लस हो रहा है, तो अगर 2 महीने वो माँ का दूध पी रहा है और 4 महीने उसने खुराक खानी है, तो जो खुराक का खर्चा मैं अब लगाऊँ कि 20-25 हज़ार भी है, तो लाख रुपए खर्चे के बाद अगर उसका जो गोश्त है खाली वो 2 लाख का दे रहा है आपको, तो इस तरह के जानवर जो होंगे इससे आपकी मीट प्रोडक्शन तो अब आपने इस जो ये आप ब्राह्मण लेके आए हैं, जी इससे पाकिस्तान में बच्चे पैदा किए हैं? जी बिल्कुल, वो आपने जो बच्चे देखे हैं और जो बहुत सारी प्रेगनेंसीज खड़ी हैं हमारे पास, वो सारी की सारी इस तरह के बुल्स की हैं। अच्छा। और इसके सीमन भी हम आम फार्मर्स को बहुत रियायती दामों में दे रहे हैं और इसके हम सेक्स सीमन भी दे रहे हैं। सेक्स सीमन से मुराद ये है कि अगर आपको बछड़ा चाहिए तो उसके लिहाज से आपको सीमन मिल जाएगा, अगर आपको बछड़ी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। और ये हज़ारों डॉलर की मालियत का एक बुल है और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। और ये बुल पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे ब्राह्मण की पॉपुलेशन में इस तरह का बुल आपको नहीं नज़र आएगा। और अब आप ये लाए हैं, कितना अर्सा पहले इसको लाए हैं? तकरीबन इसको साल हो गया जी। साल में कितने बच्चे बना लिए आपने इससे? इसके माशाल्लाह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 300-400 बच्चे तो हमारे फार्म के हैं, फिर बाकी दूसरे फार्मर्स को हमने दिए हैं इसके सीमन। तो 2 साल में आपने इससे 500 बच्चे बना लिए हैं हमारे अपने फार्म पर। और जो दूसरे फार्म्स हैं उन्होंने तो 1000 से ज़ायद इसके सीमन इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाया है। इससे फ़ायदा उठाया। जी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ इस नस्ल की ब्राह्मण के को 1000 बच्चे इस वक्त हमारी मार्केट में मौजूद हैं, इस एक बुल और इसके पेयर की वजह से। जी बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी आपने इस सहरा में लगाई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और दिखाएं हमें कोई जानवर यहाँ पे। ये एंगस का बुल है। एंगस की स्टेक खाते हैं हम सब, और महंगी स्टेक होती है एंगस की, और अक्सर कहा जाता है कि एंगस की जो स्टेक है वो इम्पोर्टेड बीफ की है। जी, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक तो इम्पोर्ट की से छुड़ाया जाए उसकी बर्डन से। दूसरा ये कि ये अमेरिका से आया हुआ है, एक रेड एंगस का बुल है और ये अमेरिका में टॉप 1% मार्बलिंग के लिहाज से। मार्बलिंग से मुराद ये होती है कि एक चर्बी होती है जो गोश्त के ऊपर होती है और एक चर्बी होती है जो गोश्त के अंदर होती है। ठीक है। तो वो जो गोश्त के अंदर, इसमें गोश्त से ऊपर चर्बी नहीं होती, गोश्त के अंदर चर्बी होती है, जिससे गोश्त जो है वो खाने में नरम और जायकेदार होता है, जिसको फिर एंगस कहते हैं। जी, उसको एंगस कहते हैं। और फिर उसमें वो ये एंगस एक ख़ास नस्ल है, इस तरह इसकी गोश्त की ये सलाहियत है। तो इसमें इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि यूएई मार्केट के अंदर या गल्फ़ मार्केट के अंदर एक आम गोश्त है वो 30 दिरहम पर किलो का बिकता है, तो इसका गोश्त 135 दिरहम पर किलो तक जाता है। और अब देखें गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं ये सारा गोश्त मंगाते हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब वो एंगस मंगाते हैं ना। जी, एंगस का। और तो उनको अब अगर पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग ज़रूरी तरीके से हो तो उनको उनके पास एक रेडली अवेलेबल सोर्स हो। ये आप कितने लाए हैं? ये हमारे पास एक अभी बुल है और इसके बहुत सारे और इस तरह के बुल के सीमन मौजूद हैं। तो और इसकी हमारे पास बहुत सारी माएँ भी मौजूद हैं। तो इससे कितने बनाए हैं आपने? इससे अभी हमारे पास तकरीबन 100 से ज़ायद इसके भी बच्चे बन चुके हैं यहाँ। 100 से ज़ायद इसके भी बच्चे बन चुके हैं। तो आपका ये मतलब है कि अगर ये चले और लाखों इस तरह के बुल हो जाएं तो फिर हम एंगस के बीफ में सेल्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंगस। अभी आप प्रीमियम, अभी तक तो हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना एंगस। अभी तो हम इसकी नस्ल बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि हम उसकी जो एक्सपोर्टेबिलिटी है उसको हम उनकी जो डिमांड है वो पूरी तो कर सकें। उनको तो टनों के हिसाब से गोश्त चाहिए होता है, तो हमारे पास जब तक ये तो आपको क्या लगता है कि ये
मतलब उस स्टेज तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? देखें उसमें अगर हम इस पर जैसे हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि 3 से 4 साल में हम इसका गोश्त एक्सपोर्ट कर सकें एंगस का पाकिस्तान से। एंगस का, और इसका सीमन और आप और लोगों को भी दे रहे हैं कि वो भी एंगस बना सकें? बिल्कुल जी, इसका सीमन और फार्मर्स को भी अवेलेबल है यहाँ से, ताकि यहाँ पर एंगस का गोश्त बन सके। और दिखाएं जी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको हमारी अपनी चोलिस्तानी की दिखाना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, ये क्या है जी? अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ जो है वो बाहर की नस्लों पे काम नहीं कर रहे हैं। जो मेरी अपनी जो जेनेटिक की सलाहियात हैं उसको बरूए कार लाते हुए मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो अपनी नस्ल है उसकी भी अच्छी नस्ल जो अच्छी नस्ल की निगहदाश्त भी हो और उसकी अफजाइश भी हो। अब ये पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी चोलिस्तानी का बुल है। अच्छा, और इसकी और हम चोलिस्तान में खड़े हैं ये? जी बिल्कुल। इसकी कितनी पॉपुलेशन रह गई है चोलिस्तान? देखिए चोलिस्तान की वैसे तो हमारे पास बहुत सारा, हमारे पास यहाँ पे लाखों की तादाद में उसकी गायें और के बुल्स भी हैं, लेकिन उन गायों और बुल्स के अंदर कुछ बहुत ही थोड़ी तादाद में ऐसी गायें मौजूद हैं जो कि दूध के एतबार से बहुत मायानाज हैं। जैसे मैंने बताया 30 लीटर वाली गाय भी मौजूद है। इसी तरीके से कुछ ये 30 लीटर वाली है? ये तो बैल है, तो इसकी जो माएँ हैं और इसके बहनें हैं उन्होंने 30 लीटर दूध दिया है। तो अब ये इसका जो सीमन है वो आम फार्मर्स तक इसका सीमन भी दस्तियाब है कि उन्होंने अगर चोलिस्तान की गाय से 30 लीटर दूध लेना है तो वो इसका सीमन इस्तेमाल करके वो ले सकते हैं। और इसी तरीके से इसकी जो रिकॉर्ड याफ्ता इसकी माएँ बहनें हैं उनके भी हमने एम्ब्रियोज बनाए ताकि वही जो 30 लीटर वाली गायें हैं वो बहनें ही वो आप पास आम गाय में भी वो सीमेंट डाल के ले आप चोलिस्तान वाली ये वाली नस्ल ले लेंगे, जैसे आप सैरोगेशन कह रहे हैं। जी, यानी कि जैसे आप एनिमल सैरोगेशन कह रहे हैं। किसी के पास यानी अगर आप समझें कि अगर 3 से 4 लीटर वाली गायें हैं या 5 लीटर वाली गायें हैं तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस नस्ल की आला नस्ल की चोलिस्तानी गाय का एम्ब्रियो रखवाए और उससे जो बच्चा आएगा वो भी तकरीबन 25 से 30 लीटर वाला होगा। ठीक है। और उसके बाद इसकी वैसे इस तरह की जो गायें हैं जो 30 लीटर देती हैं, इनकी चोलिस्तान में अब कितनी रह गई होगी? बहुत कम है। देखिए मैं आपको बताऊं, सैकड़ों में होंगी, हज़ारों में होंगी? नहीं जी बिल्कुल, ये बहुत गिनी चुनी है। बहुत ज़्यादा आप कहेंगे तो 80 से 100 होंगी पूरे चोलिस्तान। जी। और मैं जो ये नस्ल जो है ये सिर्फ 80 से 100 रह गई है। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नापैद हो गई ये नस्ल। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक कंपटीशन को को होस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने उन तमाम फार्मर्स को बुलाया था जिसमें वो गायें मौजूद थी और उनका हमने 80 लीटर से ज़ायद जो 30 लीटर से ज़ायद गायें थी उनको फिर इनाम भी दिया और फिर उन्हीं की नस्ल को हमने प्रिजर्व करने के लिए उनके एम्ब्रियोज भी बनाए। 30 लीटर एक दिन में देती हैं? एक दिन में जी, एक दिन में 15-15 लीटर देती हैं? जी। पर को ऑस्ट्रेलियन तो एक वक्त में भी 30 देती हैं। देखें आप उसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब इस गाय की खुसूसियात क्या हैं जो ऑस्ट्रेलियन में नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन जो फ्रीजियन गाय हैं वो 4 सुओं के बाद फारिग हो जाती है, 5 सुओं के बाद फारिग हो जाती है। ये जो इनकी जो गायें होती हैं वो 10 सुए 11 सुए इन्हीं के 10-11 बच्चे दे देते हैं। हाँ जी, 10-11 बच्चे के बाद भी वो दूध देती रहती हैं। और इनकी सैरोगेशन से तो आप बहुत बच्चे बना रहे होंगे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि इनको भी कोई गर्मी धूप इनको पंखे की ज़रूरत नहीं है, इनको फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। ये आम फार्मर की पाकिस्तान की लोकल चारा खाती हैं, लोकल चारा खाती हैं, कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है, इनको बीमारी नहीं लगती है। तो ये सारी जो इसमें इसका फ़ैट परसेंटेज फ्रीजिंग के परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है। आप फ्रीजिंग का दूध पियेंगे आप कहेंगे मैंने ये दूध ही नहीं पीना है। इसका आप दूध पियेंगे आपको जायकेदार भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। हालांकि ये हमारी अपनी है जी। हम ये वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा जो पाकिस्तान का मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, जो मेरी अपनी बाहर की जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं बाहर से लेकर आया हूँ, कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अच्छी चोलिस्तानी और अच्छी साहिवाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी नस्ल पर सही से तवज्जो नहीं देंगे तो हमारे आम फार्मर्स ये अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन में हमारा मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारा जो आम फार्मर्स है, आम फार्मर का जो मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है वो अच्छी चोलिस्तानी और अच्छी साहिवाल के अंदर जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप हमें ना कुछ ऐसी प्रेग्नेंट गाय दिखाएं जी जो सैरोगेशन से मतलब उनमें DNA से आपने उनमें बच्चा तो किसी और नस्ल का है लेकिन वो खुद किसी और नस्ल की हैं, तो आप हमें दिखाएं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ جی یہ ماشاءاللہ ایک امریکہ کا بہت مشہور رینچ ہے V8. تو یہ وہاں سے گائے ہیں. یہ اس کی بہن جو ہے وہ چیمپئن گائے تھی, اس کا باپ بھی چیمپئن تھا. اور یہ گوشت کی بریڈ میں بہت ایک اہم بریڈ ہے. اور یہ بھی اسی طرح کی بریڈ ہے کہ یہ 6 مہینے میں 300 کلو کی ہو جاتی ہے. یہ ساری پھر اور آپ کو مختلف گائے نظر آ رہی ہیں جو کہ JDS کی گائے ہیں, اس میں ہیریٹیج کی گائے ہیں, اور بہت سارے دنیا کے جو مشہور فارمز ہیں ان کی گائیں یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو نظر آئیں گی. اور آپ ان سب سے آگے ان کی نسل بنا رہے ہیں. جی بالکل. اور اس سے ہمارا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ نسلیں عام فارمر تک پہنچیں. مطلب یہ ہزاروں ڈالر کی جو گائیں ہیں, اب یہ عام فارمر تک اگر اچھے داموں میں مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اس میں سے کتنے بچے لیے ہیں آپ نے؟ اس میں سے آلریڈی ہم تقریباً کوئی 50 بچے اس سال لے چکے ہیں اس گائے میں سے, اس خاص گائے میں سے. اس میں سے 50 بچے لے چکے ہیں ایک سال میں؟ جی جی بالکل. ایک سال میں؟ جی جی جی. سیروگیشن کے ذریعے؟ جی بالکل. جی وہ دکھائیں ذرا پریگننٹ گائیں جو آپ نے سیروگیشن. آپ آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کی عام گائیں ہیں جو عام ہم گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں دیکھتے ہیں. جی جی. اور ان گایوں کے اندر ہم نے وہ امریکن ماں اور باپ کے بچے رکھتے ہیں, اور یہ پریگننٹ گائیں ہیں. اور ان سے جو نسل آئے گی وہ پیور امریکن, جیسے آپ نے بچے میں نے آپ کو دکھائے پہلے, تو اس نسل کے بچے آتے ہیں اس سے. اچھا, ان کے سیمنز ہیں, یہ سیروگیٹ مدرز ہیں. جی. پیدا یہ کریں گی اور آئیں گی امریکن یا آسٹریلین نسل آئے گی. جی. تو اس میں ماں بھی امریکن ہے, باپ بھی امریکن ہے. جو اس کا ایمبریو ہے پھر وہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے, اور اس میں سے بچہ جو آتا ہے وہ پیور آسٹریلین یا پیور امریکن آئے گا. تو آپ کو تو سیروگیٹ مدرس کی بھی بہت ضرورت ہوگی. جب آپ 50 لے رہے تھے اور 50 یہ چاہیے ہوں گی. ایک میں تو ایک ہی ڈالتے ہیں. ہمارے اگر دوسرے شیڈ میں جائیں تو تقریباً وہاں پہ کوئی 600-700 ہمارے پاس یہ عام گائیں کھڑی ہیں جن کے اندر وہ بچے رکھے جا چکے ہیں جن کے مائیں اور باپ جو ہے وہ امریکن ہیں. تو یہ ایک دفعہ یوز ہوتے ہیں یا ہر سال آپ؟ ان کے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو دوبارہ یوز کریں گے انشاءاللہ. اچھا, تو یہ ان سے بار بار آپ لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. چلیں اب ہمیں وہ جگہ دکھائیں جہاں آپ ان کے سیمنز کو اکٹھا کر کے بچہ بناتے ہیں. پھر وہاں چلیں. ڈاکٹر دانش صاحب ہم ایک لیب میں لے آئے ہیں. جوتے انہوں نے ہمارے اتروا دیے ہیں. کافی ایک خاص قسم کا ایٹماسفیئر یہاں موجود ہے. اندر کام کریں. اندر کون کام کر رہا ہے؟ جی یہ ہمارے ڈاکٹر مسرور صاحب ہیں جو اینیمل پروڈکشن کے ڈائریکٹر ہیں, اور یہ یونیورسٹی فلوریڈا سے PhD کر کے یہاں پہ آئے ہیں. اور یہ جو لیب ہے یہ ہماری IVF لیب ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو باہر امریکن گائیں ہم نے دکھائی تھیں ان کے انڈے آتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہم نے آپ کو گل سکھائے تھے ان کے سیمن آتے ہیں. ان کے سیمن اور انڈوں کو ملا کر یہاں پر پھر وہ ایمبریو تیار کرتے ہیں. وہ جب 7 دن کا ہو جاتا ہے بچہ تیار کرتے ہیں. جی جی بچہ تیار مشین سے؟ جی مشین سے. یہ جو مشینیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں بچے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 7 دن کا جب بچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم یا تو اس کو فریز کر لیتے ہیں اپنے پاس, یا پھر اس کو گائے میں ٹرانسفر کرتے ہیں کسی پاکستانی گائے میں, جسے آپ سیروگیٹ مدر کہتے ہیں. اس میں میں آپ کو دوسری بات یہ بتاؤں کہ یہ لیب نہ صرف ہمارے فارم کے لیے فنکشنل ہے, بلکہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے ڈیری فارمز ہیں وہ ہماری سروسز بھی حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ جیسے کچھ فارمز ہیں جن کے پاس گائیں کھڑی ہیں جو کہ 50 لیٹر 60 لیٹر دودھ دیتی ہیں, اور ان کے پاس اگر 100 گائیں ہیں تو وہ ساری 100 گائیں ایسی نہیں ہوتی. تو وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی جو 60-70 لیٹر والی گائیں ہیں ان کے بھی انڈے یہاں پر آتے ہیں, اور بہت اعلیٰ نسل کے جو بولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سیمن بنا کے ایمبریو بناتے ہیں. اور ان کی جو کم پروڈکشن والی گائیں ہوتی ہیں جس سے 25 سے 30 لیٹر کا دودھ ہوتا ہے, تو یا اس سے بھی کم دودھ ہوتا ہے, تو وہ اعلیٰ نسل کے ایمبریوز ہم ان کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ 50 لیٹر والے 50-60 لیٹر والے آئیں. تو الحمدللہ اس وقت ملک کے جتنے بڑے فارمرز ہیں وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں. دانش یہ ابھی بہت چھوٹے پیمانے پہ کام نہیں ہے. پاکستان کو تو ایسی ہزاروں لیبس چاہیے, پاکستان کو تو ایسا ہزاروں سیٹ اپ چاہیے تاکہ ہم اپنی جتنی ہرڈ ہے وہ ساری بدل سکیں اور اس کو پروڈکٹیو ہرڈ میں لا سکیں. تو یہ تو بہت بڑے لیول پہ ہونے والا کام ہے. تو ابھی آپ تو SIFC کے ساتھ ایک پیمانے پہ کر رہے ہیں. جی ہم نے پرائیویٹلی بھی کراچی میں بھی لیب بنائی ہوئی ہے اپنی, ہم اسلام آباد میں بھی بنا رہے ہیں, ہم لاہور میں بھی بنا رہے ہیں. تو یہ ساری لیب ہماری پورے ملک بھر میں چلیں گی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو لیب چھوٹی نظر آ رہی ہے لیکن اس کی کیپیسٹی تقریباً 30,000 ایمبریو کی ہے. ہماری جو ہر لیب سال میں 30,000 ایمبریو. جو کراچی کی لیب ہے وہ بھی 30,000 بنا سکتی ہے, جو اسلام آباد لاہور ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. تو ہم ہر سال
लाख, डेढ़ लाख, लाख, 2-2.5 लाख बच्चे बहुत आराम से इन 5-6 लैब से और बना मैं सकते हैं। अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में कुल गायों की तादाद कितनी है तो आप क्या कहेंगे? जी, गायों की तकरीबन हमारे पास जो तादाद है वो 3 से 4 करोड़ है, वाह। और हमारी कोशिश ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आम बनाएं। तो इसमें बदलने की तो उस 3-4 करोड़ को ज़रूरत है ना कि उसकी अगली नस्ल जो है वो बहुत प्रोडक्टिव हो। जी, तो उसमें दोनों तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि आम फार्मर तक की रसाई के लिए इसमें 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ तक जाए, लेकिन जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पर जाकर उन गायों के अंदर ये बच्चे रखेंगे, ये भी एक ख़ास स्पेशल स्किल सेट है। तो यहाँ पर हम बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कराते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 1.5 अच्छा, हमारी भैंस भी बहुत कम दूध देती है। जी 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 उसका क्या करेंगे? जी, भैंस में भी इसी तरीके से है कि भैंस भी कुछ ऐसी भैंसें होती हैं जो 20-25 लीटर दूध देती हैं, कुछ भैंसें हैं जो कम लीटर दूध देती हैं। 5, अब हमारे यहाँ एवरेज तो 5 पे आ गई जी ना। जी, लेकिन कुछ भैंसें हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जो 20-25 लीटर दूध देती हैं। तो उनके भी एम्ब्रियोज बनाकर हम आम जो भैंसें हैं जो 3 से 4 लीटर दूध देती हैं उनमें रखे जा सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल जंगी बुनियादों पे काम किया जाए तो भी 10 साल लगेंगे पूरी हर्ड को प्रोडक्टिव बनाने में? देखिए, इसमें 2 बड़े अहम चैलेंज हैं। एक मैंने आपको बताया कि ये जो एम्ब्रियो आपने एक दफ़ा बना लिया है, तो इसको रखने के लिए भी एक स्पेशल स्किल सेट चाहिए। मतलब ये एक आम तो हमारे वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बिल्कुल पढ़ा है? ये बिल्कुल भी नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप अमेरिका से लेके आए हैं इंजीनियर? जी जी जी, ये हमारा जो बंदे हैं वो साउथ अमेरिका से आते हैं, जो कि इन्होंने हमारी यहाँ पे बंदों को ट्रेन किया, उनको मैंने ख़ास वहाँ से बुलवाया। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो टेक्निक्स हैं इससे पहले पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसीज अचीव अपने फार्म पर रखी है। तो उसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारा है, जिसमें ऑलरेडी तकरीबन कोई 150 से ज़ायद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग ट्रेन हो चुके हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो आप जैसे हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ये है कि उन लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जाए जिनमें 3 से 5 हज़ार बच्चे हर साल तैयार हों, जो कि ये एम्ब्रियो के बच्चे फिर आम गायों में रख भी सकें। क्योंकि हर घर में गाय तो है गांव में, जी जी, उसको हर घर की हमें नस्ल बदलनी है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम हुकूमती इदारों के साथ मिलकर इसमें पूरा एक कोर्स हमने डिज़ाइन कर लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं इंशाल्लाह, जिसके तहत हम आम जो टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन करके ये एम्ब्रियो के बच्चे हर फार्मर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना सकें। अच्छा, इस मौके के ऊपर मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SIFC का, GCLI का, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करते हुए हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस गैर आबाद ज़मीन को आबाद कर सकें, जदीद टेक्नोलॉजी को लेके आ सकें। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इस मौके पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दानिश साहब, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू।